हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। इसका थ्योरी पार्ट है जो आज करेंगे और इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि एक नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच का अप्रोच है। लाइक नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था? नेट इनकम अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हम डेट पोर्शन यूज़ करेंगे इक्विटी के साथ, ठीक है, उतनी जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती जाएगी और वैल्यू है जो वो बढ़ती जाएगी, राइट। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम डेट यूज़ करेंगे इक्विटी के साथ, चाहे हम 20-80 का पोर्शन यूज़ कर रहे हैं चाहे 80-20 का पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम कितना डेट यूज़ कर रहे हैं कितनी इक्विटी के साथ, क्योंकि जितना हम डेट यूज़ करते हैं उतनी हमारी जो इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है। इसलिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी वैल्यू पे, राइट। और नेट इनकम अप्रोच में क्या था कि जितना ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, देखिए, दिस अप्रोच एक्सप्लेन दैट व्हेन वी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी द वैल्यू ऑफ द फर्म फर्स्टली राइजेज देयर आफ्टर बिकम कॉन्स्टेंट एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। मतलब ये क्या बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच कि जब हम डेट यूज़ करना शुरू करते हैं इक्विटी के साथ तो जो हमारी कंपनी की वैल्यू होती है, ठीक है, पहले वो बढ़नी शुरू होती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो फॉल होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही इसमें कॉस्ट में होता है। कॉस्ट क्या होता है कि पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो गिरनी शुरू हो जाएगी, फिर कांस्टेंट होएगी, फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके रीजंस क्या है? रीज़न क्या है कि जो डेट है वो एक चीपर सोर्स है, राइट। डेट के चीपर सोर्स होने की वजह से एक बार जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अचानक गिरनी शुरू हो जाती है, पर जैसे जैसे हम ज़्यादा डेट यूज़ करते हैं वैसे ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने लग जाता है। जैसे ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क हाई होगा वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज होगी, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो फिर से राइज होनी शुरू हो जाएगी और वैल्यू है जो हमारी फर्म की कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये इधर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और ये हमारा डेट इक्विटी मिक्स है, ठीक है। देखिए ये हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, राइट। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डेट जो पहले तो एक टाइम में क्या होती है, ये ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ये बढ़नी शुरू हो जाती है ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। और ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, पहले सेम थी, उसके बाद ये बढ़नी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे हम डिबेंचर यूज़ करने शुरू करते हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे ही हमने डेट यूज़ करना शुरू किया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरनी शुरू हो गई। रीज़न कि डेट एक चीपर सोर्स है, ठीक है, और इक्विटी है जो वो एक महंगा सोर्स है। तो जब जैसे जैसे हमने ज़्यादा डेट यूज़ करना शुरू किया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो गिरनी शुरू हो गई। एक पॉइंट पे आके ये स्टेबल हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे हम और डेट यूज़ करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे डेट यूज़ करते जाते हैं फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का बढ़ता जाता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ज़्यादा बढ़ेगी फाइनेंशियल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर? ये बोलता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब इसमें 3 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज़ ये है, सेकंड फेज़ ये है और ये थर्ड फेज़ है। चलो फेज़ की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो अप्रोच है मेनली 3 फेजेस के ऊपर
डिपेंड करता है। फर्स्ट फेज़ क्या है, फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, विद इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ डेट इन द कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज एज डेट इज कंसीडर्ड एज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर। जैसे कि हमको पता है कि जो डेट है वो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस का एक सस्ता सोर्स है कंपेयर टू इक्विटी। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम डेट यूज़ करना शुरू करते हैं वैसे ही हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम होगी, वैल्यू है जो वो हमारी इंक्रीज होगी। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या आ जाता है कि आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है, जितनी कॉस्ट को गिरना था वो गिर चुकी है ओवरऑल कॉस्ट को, अब ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, स्टेबल होगी। मतलब आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द इक्विटी। जैसे जैसे हम ज़्यादा डेट यूज़ करना शुरू करी जाएंगे तो क्या होता है कि डेट जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उनको जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट पे करना होता है, राइट। जैसे जैसे हम डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारे जो कंपनी है, हमारी कंसर्न है, उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा वैसे ही इक्विटी है जो उनके ऊपर भी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, जिससे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो राइज होती चले जाएगी, राइट। जिससे क्या है, fall in the overall cost of capital due to increased use of debt is counterbalanced by increased cost of equity। मतलब जो भी हमें डेट की वजह से जो हमें कॉस्ट कम हो रही थी, राइट, जब हम डेट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होनी चाहिए थी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वजह से, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज होना शुरू हुआ वो सेट ऑफ हो गया। इसलिए यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेट ऑफ होनी शुरू हो गई। इस पॉइंट पे आके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो हमारी स्टेबल हो गई, राइट। वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम नहीं हो रही। रीज़न कि जो अगर हमारा डिबेंचर यूज़ करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो भी रही थी तो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वजह से वो सेट ऑफ हो गई और यहाँ पे आके हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कांस्टेंट हो गई, राइट। नेक्स्ट है थर्ड फेज यानी कि लास्ट फेज। थर्ड फेज में क्या होता है कि उस स्टेज के बाद सेकंड स्टेज है जो ये वाली, सेकंड स्टेज के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी इंक्रीज ही हो रही है, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइनली कम्स अ स्टेज वेयर इंक्रीज यूज ऑफ डेट इंक्रीज अ फाइनेंशियल रिस्क टू द इक्विटी। जैसे जैसे हम डेट इंक्रीज करते जा रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क है जो वो इक्विटी का बढ़ता जा रहा है, जिससे कि इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ रही है एंड देयर कॉस्ट इंक्रीजेज टू सच एन एक्सटेंट, और उनकी कॉस्ट है जो वो इतनी बढ़ जाती है दैट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट काउंटर बैलेंस्ड बाय द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब इतनी बढ़ जाती है उनकी जो कॉस्ट है कि वो सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या होता है कि इस स्टेज पे आके क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डेट है जो वो भी राइज होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेट ऑफ नहीं हो रही है। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, इक्विटी की जो कॉस्ट है इतनी बढ़ चुकी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, तो हमारे जो डिबेंचर्स की कॉस्ट होगी धीरे धीरे वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या देखा कि इसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो घटनी शुरू होती है, फिर एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो जाती है, देन आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, राइट। और वैल्यू ऑफ द फर्म में क्या होता है कि वैल्यू है जो फर्म की ट्रेडिशनल अप्रोच में वो यहाँ पे पहले जब जैसे ही ओवरऑल कॉस्ट घटती है वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। जब ओवरऑल कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहती है वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे जैसे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी वैल्यू ऑफ द फर्म है जो हमारी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो काइंडली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।